नमस्कार स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज जो हमारा डिस्कशन रहेगा, आज सेवन्थ क्लास का जो फोर्थ चैप्टर है वो डिस्कस कर रहे हैं हम एयर के अंतर्गत हम 2 वीडियो ऑलरेडी इसके अंदर डाल चुके हैं। और आज हमारा डिस्कशन रहेगा विंड एंड इट्स डायरेक्शन, पवन और पवनों की दिशा, पवनों का नामकरण कैसे होता है, उस सब पर हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना टॉपिक विंड। द मूवमेंट ऑफ एयर फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरिया इज कॉल्ड विंड। देखिए, हवा का जो गमन है लो प्रेशर एरिया, जो हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया की तरफ, यानी उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ पवन का बहना ही हवा का बहना पवन कहलाता है। द मूवमेंट ऑफ एयर फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरिया इज कॉल्ड विंड, यानी हवा का उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब क्षेत्र की तरफ बहना पवन कहलाता है। यू कैन सी विंड एट वर्क एज इट ब्लोज ड्राई लीव्स डाउन द पामेट्स और अपरूट्स ट्रीज ड्यूरिंग ए स्टॉर्म। देखिए, आप हवा के कार्य को आप उस समय महसूस कर सकते हैं जब हवा चल रही होती है। तो उसके कार्य के दौरान हवा या तो सूखी पत्तियों को, जो पगडंडियाँ होती हैं, वहाँ से उड़ा ले जाती है, या जब हवा तेज होती है, तूफान के तौर पर होती है, तो ये पेड़ों को उखाड़ देती है। समटाइम्स व्हेन द विंड ब्लोज जेंटली यू कैन इवन सी इट ब्लोइंग अवे स्मोक और फाइन डस्ट। कई बार आपको हवा जो है जब मंद गति से चल रही होती है तो इसको धुआं या धूल को उठाते हुए भी देखा होगा, जिसके अंदर जो महीन बारीक कण होते हैं वो उड़ करके चले जाते हैं। एट टाइम्स विंड कैन बी सो स्ट्रॉन्ग दैट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू वॉक अगेंस्ट इट। कई बार हवा इतनी तेज हो जाती है कि इसके विपरीत चल पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, पर्टिकुलरली ऑन बाइसिकल। यू मस्ट हैव एक्सपीरियंस्ड इट इज़ नॉट ईजी टू होल्ड ऑन अम्ब्रेला ऑन ए विंडी डे। आपने महसूस किया होगा कि जब किसी तेज़ हवा वाले दिन आप छाता लिए हुए होते हैं तो आपको छाते को संभालने में काफ़ी दिक्कतें आती हैं, मुश्किल होती है। थिंक ऑफ सम अदर एग्जांपल्स व्हेन द स्ट्रॉन्ग विंड्स हैव क्रिएटेड। ऐसा कहता है कि कोई ऐसा दिन आप याद कीजिए जब आपके साथ किसी तेज़ हवा ने आपके साथ समस्या खड़ी की हो। विंड्स कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स। देखिए, वायु को हम, पवन को हम या हवा को हम मुख्य रूप से 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। वो 3 भाग कौन से हैं? देखिए, परमानेंट विंड है, सीजनल विंड्स हैं और लोकल विंड्स हैं। ये 3 प्रकार के विंड्स होते हैं। अब यहाँ पर देखिए, डू यू नो के अंदर देखिए, क्या आप जानते हैं ए विंड इज़ नेम्ड आफ्टर द डायरेक्शन फ्रॉम विच इट ब्लोज। भाई, वायु की दिशा जो होती है, पवन की जो दिशा होती है, वो दिशा, इसका पवन का नामकरण कैसे किया जाता है? पवन जिस दिशा से बह रही होती है, पवन जिस दिशा से चल रही है, वहीं से इसका नामकरण होता है। एग्जाम्पल देखिए, द विंड ब्लोइंग फ्रॉम द वेस्ट इज कॉल्ड वेस्टर्ली, यानी जो पश्चिम दिशा से आने वाली जो पवन है उसको पश्चिमी पवन कहते हैं। ठीक उसी प्रकार से पूर्व दिशा से आने वाली पवन को पूर्वी, और दक्षिण से आने वाले पवनों को दक्षिणी, और उत्तर दिशा से आने वाले पवनों को उत्तरी पवन कहते हैं। फिर हमने पवनों को मुख्य रूप से 3 कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया है। परमानेंट, जो स्थायी चलती हैं। यहाँ पर आपको मैं इस मैप के जरिए ये सारी चीज़ें समझाऊंगा। ये टॉपिक आज का थोड़ा सा जो टॉपिक है, ये आपका कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, और इस टॉपिक से 100%, चाहे यूपीएससी का एग्ज़ाम हो, आईएएस का एग्ज़ाम हो, स्टेट का एग्ज़ाम हो, सीटेट का हो, उन सब के लिए यहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। इवन डी ग्रुप, सी ग्रुप, ए ग्रुप, सभी के अंदर इसके क्वेश्चंस बनते हैं। ये हाईली इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है आज जो डिस्कस कर रहे हैं, तो इसको सभी बच्चे अगर जो 2-3 बार देखेंगे, एक बार समझ में नहीं आता है तो दोबारा से आप इसको देखिए, तब आपको ये पूरी जो है, ये जो डायग्राम है, इस डायग्राम को समझना बहुत ज़रूरी है। ये जो डायग्राम है, तो यहाँ पर देखिए, हम परमानेंट विंड्स के बारे में फिर आपको इस मैप में समझाऊंगा मैं। परमानेंट, द ट्रेड विंड्स, परमानेंट विंड्स को ट्रेड विंड्स भी बोलते हैं, व्यापारिक पवने भी कहा जाता है, वेस्टर्लीज भी बोलते हैं इनको, ईस्टर्लीज भी बोलते हैं। ये आपकी जो पवने हैं ये व्यापारिक पवने कहते हैं, यानी व्यापारिक पवने, पश्चिमी पवने और पूर्वी पवने। ये पवने जो होती हैं ये अपने निश्चित दिशा से चलती हैं, इसलिए उनको
परमानेंट पवने कहते हैं, स्थायी पवने कहते हैं। दीज ब्लो कॉन्स्टेंटली थ्रू आउट द ईयर इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन, ये एक निश्चित दिशा में पूरे साल चलती रहती हैं ये पवने। आगे देखिए सीजनल विंड्स। सीजनल विंड्स वे पवने होते हैं जो किसी सीजन विशेष में, ऋतु विशेष में चलती हैं। दीज विंड्स चेंज देयर डायरेक्शन इन डिफरेंट सीजन्स, यानी अलग अलग ऋतुओं में ये अपनी दिशा परिवर्तित कर लेती हैं। फॉर एग्जांपल मानसून इन इंडिया, जैसे भारत के अंदर मानसूनी पवने हैं। मानसूनी पवने भारत के अंदर कैसे, देखिए आपका भारत के अंदर अगर जो हम मानसून का देखें तो भारत के अंदर जो उत्तर पश्चिमी मानसून है वो आपका जो प्रभावी ज़्यादा अधिक होता है, क्योंकि अरब सागर से उठने वाले पवने जो होते हैं उनसे भारत के अंदर सबसे अधिक बारिश होती है। हमारे जो मेडिटेरियन सी से आने वाले पवने हैं जो कि सर्दियों में बारिश करते हैं, जो गेहूं की फसलों के लिए, गेहूं सरसों के लिए उपयुक्त होते हैं। उसके बाद आती है लोकल विंड्स, स्थानीय पवने। दीज ब्लो ओनली ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर पीरियड ऑफ द डे और ए ईयर इन ए स्मॉल एरिया, यानी एक छोटे से क्षेत्र के अंदर साल में या दिन के दौरान जो पवने चलती हैं उनको बोलते हैं लोकल विंड्स या स्थानीय पवने। ये एक निश्चित समय के दौरान चलती हैं। फॉर एग्जांपल लैंड एंड सी ब्रिज, जैसे धरातल पर चलने वाली पवने या समुद्रों पर चलने वाली पवने। समुद्र की ओर से चलने वाली समुद्र पवने कहलाते हैं, धरातल से चलने वाले पवने स्थलीय पवने कहलाते हैं। डू यू रिकॉल द हॉट एंड ड्राई लोकल विंड ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया, क्या आपको भारत के उत्तरी मैदानों में चलने वाली जो शुष्क मौसम में पवने चलते हैं, क्या उनका नाम याद है? इट इज़ कॉल्ड लू, जिसको कि लू कहा जाता है, जो ग्रीष्म ऋतु में चलती हैं। तो ऐसी पवनों को क्या कहा जाता है? लू कहा जाता है। तो अब यहाँ पर आप इसको देखिए, ये अपना, मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ और ये देखिए, ये है आपका यहाँ पर प्रेशर, और ये इस चीज़ को समझना बहुत ही ज़रूरी है। देखिए यहाँ पर ये आपको 0 डिग्री दिखाई दे रही है। 0 डिग्री पर देखिए लो इक्वेटोरियल लो प्रेशर एरिया है, इसको डोलड्रम्स कहा जाता है। यानी डोलड्रम्स कौन सा है वो देखिए, डोलड्रम्स है आपका 0 डिग्री वाला जो क्षेत्र है वो, यानी 0 डिग्री से आपका, मैं इधर थोड़ा सा एक दिखा रहा हूँ, ये देखिए 0 डिग्री वाला जो जोन है आपका, ये जोन आपका कहलाएगा इक्वेटोरियल, यानी भूमध्य रेखीय निम्न वायु दाब क्षेत्र, इसको डोलड्रम नाम दिया गया है। इसके ऊपर 23.5 डिग्री वाला जो पोर्शन है वो देखिए, ये जो आपका ये 15 डिग्री तक होता है। वैसे तो 5 डिग्री तक डोलड्रम होता है, 5 डिग्री नॉर्थ, 5 डिग्री साउथ। उसके बाद 15 डिग्री तक भी इसका जो साउदर्न ट्रेड विंड्स आ जाती हैं। तो यहाँ पर देखिए आपका 0 डिग्री से 23.5 डिग्री जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ऊपर है और नीचे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है। यहाँ पर साउदर्न ट्रेड विंड्स हैं, ये आपके साउदर्न ट्रेड विंड्स हैं, ये आपकी नॉर्दर्न ट्रेड विंड्स हैं। तो ये हैं व्यापारिक पवने। उसके ऊपर यदि हम 30 डिग्री पर जाएं, 30 डिग्री पर मिलेगा सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर का जोन है आपका, यानी उच्च वायु दाब का क्षेत्र है। उच्च वायु दाब का क्षेत्र कैसे है वो आप समझ लीजिए। देखिए यहाँ से, क्योंकि ये लो प्रेशर एरिया है, यानी यहाँ पे तापमान अधिक है, आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, यहाँ पर भी जो ट्रेड विंड्स है, यहाँ पर पवने हमेशा एक दिशा में चलते हैं। यहाँ पर भी हाई प्रेशर जोन है। ऊपर जो आ जाता है इधर से आपका जो हाई प्रेशर जोन क्यों है, ऊपर के जो प्रिवेलिंग वेस्टर्लीज हैं, पश्चिमी पवने बहती हैं। पवनों की दिशा देखिए, यहाँ पर जो आपका इक्वेटोरियल जो एरिया है, हमने बताया था पवनों की दिशा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ होती हैं। तो निम्न वायुदाब देखिए कहाँ पर है, निम्न वायुदाब आपका भूमध्य रेखा पर है। भूमध्य रेखा की तरफ आपके जो दक्षिणी व्यापारिक पवने हैं उनकी दिशा भूमध्य रेखा की तरफ है, और आपकी जो उत्तरी व्यापारिक पवने हैं उनका भी भूमध्य रेखा की तरफ पलायन है। ठीक उसके विपरीत देखिए आप 30 डिग्री वाला चैनल, 30 डिग्री से 35 डिग्री, यहाँ पर सब ट्रॉपिकल जोन आ जाता है, उपोष्ण ताप आ जाता है, उपोष्ण क्षेत्र आ जाता है। यहाँ पर हाई प्रेशर जोन बन जाता है और इसको हॉर्स लैटिट्यूड बोला जाता है। ये जो एरिया होता है, ये जो शांत एरिया भी कहलाता है। ये हॉर्स लैटिट्यूड इसलिए कहा जाता है कि प्राचीन समय में जब नाविक अपने समुद्री जहाज़ों में घोड़ों को लादकर इनके अंदर से जब चलते थे, तो ये क्षेत्र ऐसा आ जाता था जहाँ पर वायु बिल्कुल बंद हो जाती थी, शांत क्षेत्र बन जाता था। पवने जो
आपकी जो समुद्री जहाज़ें थी वो चल नहीं पाती थी। तो ऐसे में ये घोड़ों को, कुछ घोड़ों को अपनी जहाज़ों से नीचे फेंक देते थे, इसलिए इसको हॉर्स लैटिट्यूड भी कहा जाता है। उसके बाद आपका आ जाता है ये, यहाँ से पवनों की दिशा जो होती है, पवनों की दिशा आपकी पोलर हो जाती है, प्रिवेलिंग वेस्टर्लीज। यहाँ से पश्चिम की दिशा में, पश्चिम की ओर पवनों की दिशा हो जाती है, देखिए दोनों तरफ, ठीक है। तो इसमें पवनों की दिशा ऊपर तो हो जाती है आपके जो उत्तर पश्चिम से उत्तर पूर्व की दिशा में हो जाती है, और नीचे आपकी दक्षिण पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर दिशा हो जाती है आपका 30 डिग्री से 35 डिग्री के बीच। यहाँ से फिर आप देखेंगे 35 डिग्री से जो 60 डिग्री के बीच का जो ये 60 डिग्री वाला जो पोर्शन है आपका, यहाँ पर सब पोलर लो प्रेशर आ जाता है। यहाँ पर एक बार फिर से लो प्रेशर एरिया आ जाता है। ये देखिए यहाँ पर हाई प्रेशर है और ऊपर आ जाता है लो प्रेशर एरिया, ये आपका लो प्रेशर एरिया आ गया यहाँ पर। तो यहाँ से जो पवनें चलेंगी, ये जो पवनें हैं, इन पवनों की दिशा आपके उत्तर पश्चिम से उत्तर पूर्व की दिशा में है, देखिए। और जैसे ही आपका देखिए 90 डिग्री पर जाएंगे आप, देखिए यहाँ पर तापमान अधिक है 60 डिग्री पर, लेकिन ध्रुवों पर जाएंगे तो तापमान बिल्कुल ही नहीं है, तापमान नहीं है। तो वहाँ पे हाई प्रेशर एरिया है और पवनें उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब क्षेत्र की तरफ बहती हैं। तो यहाँ पर आप पवनों की दिशा जो है 3 दिशा में देख रहे हैं। इक्वेटर से 3 डायरेक्शन आपको नीचे नज़र आ रही हैं, 3 डायरेक्शन ऊपर नज़र आ रही हैं। यानी एक पोलर ईस्टर्लीज हैं, सब पोलर लो प्रेशर एरिया है। उसके बाद प्रिवेलिंग वेस्टर्लीज हैं, ईस्टर्लीज वेस्टर्लीज, और फिर आपके ये साउदर्न ट्रेड विंड्स और नॉर्दर्न ट्रेड विंड्स। इनके बीच का जो क्षेत्र है ये आपको समझ में आया होगा। एक बार फिर से आप वीडियो को जूम करके फिर से देख सकते हैं। देखिए एक बार मैं बिल्कुल मोटे तौर पर आपको समझाता हूँ। इक्वेटर से जो 3 डायरेक्शन ऊपर होते हैं, इक्वेटर से 3 डायरेक्शन नीचे होते हैं। फर्स्ट दोनों डायरेक्शन जो होती हैं, यानी इक्वेटर से 23 डिग्री ऊपर, 23 डिग्री, 23.5 डिग्री, यानी कि कर्क रेखा और मकर रेखा तक की जो डायरेक्शन होती है वो इक्वेटोरियल होती है, यानी भूमध्य रेखा की तरफ होती है। और वहाँ से आपकी 30 डिग्री से 35 डिग्री के बाद का जो चैनल है, जो 60 डिग्री तक, उसकी दिशाएं जो होती हैं, उसकी दिशाएं उत्तर पश्चिम से, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में उत्तर पश्चिम से उत्तर पूर्व की दिशा में होती हैं, और दक्षिणी गोलार्ध के अंदर इसके जो पवनें होती है दक्षिण पश्चिम से दक्षिण पूर्व दिशा में होती है। ठीक 60 डिग्री के बाद जो हाई प्रेशर जोन आ जाता है 90 डिग्री का साउथ और 90 डिग्री का और नॉर्थ, इसमें पवनें की दिशा फिर आपकी दक्षिण पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर हो जाती है, और नॉर्थ में आपके उत्तर पूर्व से उत्तर पश्चिम की तरफ दिशा हो जाती है। तो मेजर प्रेशर बेल्ट्स हैं ये, और विंड सिस्टम है इसमें, ये भारत का, यह इसके अंदर दर्शाया हुआ है। ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखिए हम साइक्लोन के बारे में थोड़ा सा चर्चा करते हैं। साइक्लोन क्या होते हैं? भारत के अंदर 2004 में आया साइक्लोन, ज़बरदस्त साइक्लोन था जिसने कि तटीय प्रदेशों में ज़बरदस्त तबाही मचाई थी। तो यहाँ पर देखिए साइक्लोन क्या है? नेचर्स फरी, यानी नेचर का गुस्सा है, प्रकृति का एक तूफान है एक तरह से देखा जाए तो। उड़ीसा लोकेटेड ऑन द ईस्टर्न सी कोस्ट ऑफ इंडिया इज प्रोन टू साइक्लोन दैट ओरिजिनेट इन द बे ऑफ बंगाल। देखिए उड़ीसा जो कि पूर्वी जो समुद्री तट है वहाँ पर स्थित है, भारत का क्षेत्र, और यहाँ पर जो ये चक्रवातों से ग्रसित क्षेत्र है, यहाँ पर चक्रवात जो आते रहते हैं, जो बंगाल की खाड़ी से उठते हैं। ऑन 17 एंड 18 अक्टूबर 1999 साइक्लोन हिट 5 डायरेक्ट डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ द स्टेट, यानी 5 जिलों को प्रभावित किया था उड़ीसा के। 1999 के अक्टूबर में जो 17 और 18 अक्टूबर को जो साइक्लोन आया था। अनदर सुपर साइक्लोन ऑक्यूर्ड ऑन द 29 अक्टूबर 99। उसके बाद 29 अक्टूबर 1999 को फिर एक सुपर साइक्लोन आया, एक महाचक्रवात आया, दैट डेवास्टेटेड लार्ज पोर्शंस ऑफ द स्टेट, जिसने कि इस क्षेत्र के, इस राज्य के बहुत से क्षेत्रों को तबाह कर दिया था। द डैमेज कोज्ड वर मेनली ड्यू टू 3 फैक्टर्स। यहाँ पर जो मुख्य जो डैमेज हुआ, नुकसान हुआ, वो 3 प्रकार से हुआ। 3 गतिविधियों, 3 कारक थे उसके अंदर। विंड वेलोसिटी, यानी हवा की गति, रेन बरसात, एंड टाइडल सर्ज, और जो समुद्रों में जो उफान आया, ये जो 3 मुख्य कारक थे जिसने यहाँ पर विनाश किया था इतना। ठीक है। द विंड्स ऑफ अप टू
260 किलोमीटर, यानी यदि वायु की गति देखें, पवन की गति देखें तो 260 किलोमीटर प्रति घंटा, लास्टेड फॉर ओवर 36 आवर, जो कि लगभग 3 दिन तक यानी 1.5 दिन तक चलती रही, 36 घंटे तक ये पवनें चलती रही। दीज हाई वेलोसिटी विंड्स uprooted trees and damaged the कच्चा हाउसेज। और ये तेज़ गति से चलने वाले पवनों ने क्या किया कि पेड़ों को उखाड़ दिया, जिससे कि कच्चे घर जो हैं वो डैमेज हो गए। रूफ टॉप्स ऑफ सेवरल इंडस्ट्रियल सेट्स एंड अदर हाउसेज वर ऑल्सो ब्लोन अवे। और बहुत से जो मकान थे या औद्योगिक क्षेत्र थे छोटे छोटे, उनसे जो हैं उनकी छतें जो हैं वो उड़ा ले गई ये पवनें। पावर सप्लाई एंड टेलीकॉम अलायंस स्नैप्ड कम्प्लीटली। और जो बिजली आपूर्ति थी या टेलीकॉम कम्युनिकेशन था वो पूरी तरह से जो ख़त्म हो गया था, पूरी तरह से प्रभावित हुआ। हैवी रेन ऑक्यूर्ड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द साइक्लोन। साइक्लोन के प्रभाव से 3 दिन तक लगातार भारी बारिश होती रही। दीज रेन्स लेड टू फ्लडिंग इन द मेजर रिवर्स ऑफ उड़ीसा, जिससे कि उड़ीसा की प्रमुख नदियों के अंदर बाढ़ें आ गई थी। साइक्लोन विंड्स कोज्ड टाइडल वेव्स। और इस साइक्लोन की वजह से जो ज्वारीय पवनें हैं वो उठने लग गई थी। दैट स्वेप्ट 20 किलोमीटर, जो कि 20 किलोमीटर क्षेत्र में घुस गई थी। इनलैंड एंड थ्रू ब्रोट मैसिव डिस्ट्रक्शन टू द कोस्टल एरियाज, जिसने कि आंतरिक क्षेत्रों में घुसते हुए लगभग तबाही मचा दी थी बड़े पैमाने पर। द 7 to 10 मीटर हाई टाइडल वेव्स, 7 से 10 मीटर ऊंची समुद्री पवनें इंट्रूडेड सडनली, अचानक वो इसके अंदर दखल देती हैं, इंट्रूड करती हैं। एंड मैसिव डैमेज टू द स्टैंडिंग पैडी क्रॉप्स, जिससे कि धान की जो खड़ी फसलें थी उसको बुरी तरह से प्रभावित कर दिया था। 7 से 10 मीटर ऊंची पवनों ने लगभग पूरे क्षेत्र को प्रभावित कर डाला था। द साइक्लोन ओरिजिनेटेड एज ए डिप्रेशन, एक डिप्रेशन तनाव की वजह से ये यहाँ पर उत्पन्न हुआ था, डिप्रेशन से। इन द गल्फ ऑफ थाईलैंड, थाईलैंड के अंदर भी हुआ था। नियर ईस्ट ऑफ पोर्ट ब्लेयर के पास ये हुआ था ऑन 25 अक्टूबर 1999 को। एंड ग्रेजुअली मूव इन नॉर्थ वेस्टवर्ड डायरेक्शन, और ये उत्तर पश्चिमी दिशा की तरफ जो अग्रसर हुआ। इट इंटेंसिफाइड इनटू ए सुपर साइक्लोन, आगे चल करके ये महाचक्रवात में बदल गया। एंड हिट द एरिया बिटवीन इराजमा एंड कालीकुदा के और जो इराजमा का क्षेत्र था उसको इसने प्रभावित किया इन उड़ीसा ऑन 29 अक्टूबर एट 10:30 AM, सुबह 10:30 बजे के आसपास इसने उस क्षेत्र को प्रभावित किया था। सुपर साइक्लोन स्वेप्ट द एंटायर कोस्ट ऑफ उड़ीसा, उड़ीसा के लगभग पूरे तटीय प्रदेशों को इसने तबाह कर दिया था, स्वेप्ट कर दिया था, इंक्लूडिंग द सिटीज ऑफ भुवनेश्वर एंड द कटक, भुवनेश्वर और कटक क्षेत्र को भी इसने नहीं छोड़ा था। इन 28 कोस्टल टाउन्स, और जो 28 तटीय प्रदेश थे उन सभी को इसने अपने जो आगोश का शिकार बनाया था। अबाउट 13 मिलियन पीपल वर अफेक्टेड, इससे 13 लाख लोग जो हैं 13 मिलियन 130 लाख लोग प्रभावित हुए। ए लार्ज नंबर ऑफ लाइव स्टॉक वर किल्ड, बहुत अधिक संख्या में जो पशुधन था वो मारा गया था, पशु मारे गए थे। स्टैंडिंग क्रॉप्स ऑफ पेडी वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स वर हैवली डैमेज्ड ड्यू टू सैलिनेशन कोज्ड बाय टाइडल सर्ज। और ये जो समुद्री तूफ़ान था, इस तूफ़ान की वजह से ये समुद्री जो लहरें थी इनकी वजह से चारों तरफ जो है अक्षार्यता फैल गई थी। ज़मीन जो है लार्ज ट्रैक्ट्स ऑफ एग्रीकल्चर लैंड हैव टर्न्ड इनफर्टाइल, इस जिसकी वजह से बहुत से विशाल क्षेत्र जो हैं भूभाग हैं वो इनफर्टाइल हो गए थे, अनउपजाऊ हो गए थे। लार्ज ट्रैक्ट्स ऑफ साल टेक एंड बम्बू प्लांटेशंस हैव डिसअपीयर्ड, और बहुत बड़े पैमाने पर साल टेक और बांस के जो बागान थे वो जो है विलुप्त ख़त्म हो गए थे। द मैनग्रोव फॉरेस्ट बिटवीन पाराद्वीप एंड कोणार्क वेनिस्ड, और कोणार्क और यहाँ तक के जो मैनग्रोव पेड़ थे वो भी वहाँ से ख़त्म हो गए थे, वो भी जो पानी के साथ बह गए थे। अब इसकी वजह से देखिए क्या क्या सिस्टम बना। ये साइक्लोन किस प्रकार से बनता है। कोल्ड एयर इधर से आ रही है, वार्म एयर इधर से जा रही है, नीचे से साइक्लोन उठ रहा है तो ऊपर बादलों का निर्माण होगा, तेज़ बारिश होगी, मॉइस्ट एयर बनेगी, मॉइस्ट एयर से फिर रिफ्लेक्शन होगा और ओरोग्राफी का, यानी विभिन्न क्षेत्रों से
वाष्पीकरण से इधर बादल बनेंगे, कन्वेक्शनल रेनफॉल होंगे, संवहनीय वर्षाएं भी इसी से बन जाती हैं कई बार। तो उसके बाद देखिए मॉइस्चर का क्या, मॉइस्चर कैसे बना इसके अंदर। व्हेन वाटर एवापोरेट्स फ्रॉम लैंड एंड डिफरेंट वाटर बॉडीज, जब जल जो है विभिन्न जलाशयों से वाष्प के रूप में ऊपर उठता है, इट बिकम्स वाटर वेपर, तो ये क्या बन जाती हैं, जलवाष्प की बूंदें बन जाती हैं। मॉइस्चर इन द एयर एट एनी टाइम इज नोन एज ह्यूमिडिटी। अब यहाँ पर क्वेश्चन आ रहा है जो ह्यूमिडिटी से आप क्या समझते हैं। देखिए विभिन्न प्रकार की जो वाटर बॉडीज़ हैं, इनसे वाष्पीकरण से जो है पानी जो है वो वायुमंडल में जाता है और वहाँ पर वाटर ड्रॉपलेट्स बनता है, जलवाष्प बनते हैं, और जलवाष्प की मात्रा वायु के अंदर ह्यूमिडिटी कहलाती है। व्हेन द एयर इज फुल ऑफ वाटर वेपर्स वी कॉल इट ए ह्यूमिड। और जब वायु के अंदर बहुत अधिक मात्रा में जलवाष्प इकट्ठे हो जाते हैं तो हम इसको आर्द्र दिन की संज्ञा दे देते हैं। एज द एयर गेट्स वार्मर, जैसे जैसे हवा गर्म होती है, इट्स कैपेसिटी टू होल्ड द वाटर वेपर इंक्रीजेज, इससे वाटर वेपर को होल्ड करने की इसकी जो कैपेसिटी है वो बढ़ जाती है। एंड सो बिकम्स मोर एंड मोर ह्यूमिड, इसलिए वायुमंडल और अधिक ऊष्मा से युक्त हो जाता है, आर्द्र हो जाता है। ऑन ए ह्यूमिड डे, एक जो आर्द्र जो दिन होता है उस दिन क्या होता है, क्लोथ्स टेक लॉन्गर टू ड्राई, कपड़े जो हैं जल्दी नहीं सूखते। स्वीट फ्रॉम आवर बॉडी डज नॉट एवापोरेट इजली, और हमारे शरीर का पसीना जो होता है वो भी जल्दी नहीं सूखता। मेकिंग अस फील वेरी अनकम्फर्टेबल, जिससे कि हम बेचैन महसूस करते हैं, हमें आराम महसूस नहीं होता, क्योंकि ज़्यादा पसीना आपको जो कृष्ण जन्माष्टमी का समय देखा होगा उस टाइम पर यह ह्यूमिडिटी का माहौल जो काफ़ी होता है, क्योंकि हल्की हल्की बौछारें पड़ती रहती हैं, तापमान और सूर्य भी अधिक तेज चमकता रहता है, तो इससे वायुमंडल में ह्यूमिडिटी बन जाती है। तो यहाँ पर देखिए व्हेन द वाटर वेपर्स राइजेज, जब जलवाष्प की बूंदें ऊपर उठती हैं, इट स्टार्ट्स कूलिंग, ये ठंडा होना शुरू कर देती हैं। द वाटर वेपर्स कंडेंसेस कोजिंग फॉर्मेशन ऑफ ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर, और ये कंडेंस होकर के जो वाटर वेपर्स हैं, जलवाष्प की बूंदें कंडेंस होकर संघनित होकर के ड्रॉपलेट्स का निर्माण कर लेते हैं, जल की बूंदों का निर्माण कर लेते हैं। क्लाउड्स आर जस्ट मैसेज ऑफ सच वाटर ड्रॉपलेट्स, और जब ये कंडेंस होती हैं तो इसी प्रकार से बादलों का निर्माण होता है। जब ये बहुत सी बूंदें जलवाष्प की बूंदें इकट्ठी हो जाती हैं तो इनसे बादलों का निर्माण होता है। व्हेन दीज ड्रॉपलेट्स वाटर बिकम्स टू हैवी टू फ्लोट इन एयर, और जब ये ड्रॉपलेट्स इतने भारी हो जाते हैं कि वायु में तैर नहीं सकते, देन दे कम डाउन एज परसिपिटेशन, तब ये वर्षण के रूप में बरसना शुरू कर देते हैं। जेट प्लेन्स फ्लाइंग इन द स्काई लीव ए वाइट ट्रेल बिहाइंड देम, जेट प्लेन्स जब आसमान में उड़ रही होती हैं तो वो पीछे अपने पीछे एक सफ़ेद धुआं छोड़ते चलती हैं। द मॉइस्चर फ्रॉम देयर इंजन कंडेंसेज, अब जो उनके इंजन से मॉइस्चर जो होता है वो कंडेंस होता चला जाता है, संघनित होता चला जाता है। वी सी ट्रेल्स ऑफ दिस कंडेंस्ड मॉइस्चर फॉर सम टाइम, जिसकी वजह से हमें उसके टेल के रूप में उसके पीछे वो धुआं, वो जलवाष्प की बूंदें जो कंडेंस होती हैं वो हमें दिखाई देती हैं। When there is no air movement to disturb it, ये तब दिखाई देता है जब ऊपरी वायुमंडल में किसी प्रकार की पवनों की हलचल नहीं होती है। पवनों की हलचल होती तो वो ड्रॉपलेट्स हैं वो इधर उधर बिखर जाते। Precipitation that comes down to the earth in liquid form is called rain, और जो वर्षण धरती पर बूंदों के रूप में आता है हम उसको वर्षा बोलते हैं। मोस्ट ऑफ द ग्राउंड वाटर कम्स फ्रॉम रेन वाटर, और हमारे धरातल का जो जल है जलीय, वो अधिकांश जल जो है वो वर्षण जल के रूप में आता है, वर्षा के रूप में आता है। व्हेन ट्रीज ऑन हिल साइड्स आर कट, जब पेड़ों को पहाड़ी क्षेत्रों पर काट दिया जाता है, रेन वाटर फ्लोज डाउन, तो बरसात का जल है जो बहकर के नीचे चला जाता है। द बेयर माउंटेन्स, और नंगे पर्वतों से, वीरान पर्वतों से जो है जल बहता हुआ नीचे आ जाता है। एंड कोज फ्लडिंग ऑफ लो लेइंग एरियाज, और निम्न क्षेत्रों के अंदर, निम्न भूभागों के अंदर बाढ़ का कारण बन जाते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ मैकेनिज्म, इस मैकेनिज्म के आधार पर, इस तंत्र के आधार पर, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रेनफॉल, 3 प्रकार की बारिश होती है। द कन्वेंशनल रेनफॉल, एक तो होती है संवहनीय वर्षा, एक होती है ओरोग्राफ होती है क्षेत्रीय, जो विभिन्न प्रकार के जो पहाड़ी ढलानों पर जो कभी कभार तभी बारिश बन जाती, तभी बादल उठे और तभी बारिश। और तीसरी प्रकार की बारिश होती है साइक्लोनिक रेनफॉल, जो कि चक्रवातीय वर्षा होती है जलीय पिंडों के अंदर, ये अपने वाटर बॉडीज होती हैं इधर इनके आसपास। तो रेनफॉल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स,
देखिए पेड़ पौधों के लिए, मानव के लिए वर्षा का होना बहुत ही ज़रूरी है। इट ब्रिंग्स फ्रेश वाटर टू द अर्थ सरफेस। इससे बरसात से जो, क्योंकि वर्षा का जल जो होता है वो सबसे शुद्ध जल होता है। जैसे जब भी वर्षा होगी धरातल पर शुद्ध जल की प्राप्ति होती है। वर्षा का जल सबसे शुद्ध होता है। तो बरसात से ही हमें इस धरती पर, धरातल पर क्या होती है, शुद्ध जल की प्राप्ति होती है। इफ़ रेनफॉल इज़ लेस, यदि बरसात कम होती है, वाटर स्कैर्सिटी एंड ड्रॉट ऑकर, इससे पानी की कमी और अकाल की स्थिति बन जाती है। ऑन द अदर हैंड इफ़ इट इज़ मोर फ्लड्स टेक प्लेस, यदि ये बारिश अधिक होती है तो बाढ़ों का कारण बनती, बाढ़ें आ जाती हैं। तो इस प्रकार से हमने इस चैप्टर को डिस्कस किया है। देखिए अदर फॉर्म्स ऑफ प्रेसिपिटेशन आर स्नो, स्लेट, हेल, ये कुछ और वर्षा के रूप हैं। वैसे हमने अभी 3 यहाँ पर डिस्कस किए, 3 हमने यहाँ पर वर्षा के रूप डिस्कस किए थे। आपकी कन्वेंशनल समझनिए, ओरोग्राफिक एंड साइक्लोनिक रेनफॉल। 3 जो होते हैं, स्नो होता है जैसे कि ओलो के रूप में होता है, स्लेट ये आपका बौछार के तौर पर होता है जो कि बर्फ़ की जो छोटी छोटी कंकर से गिरते हैं। हेल जो होता है वो स्टॉर्म, जो बड़े बड़े ओले पड़ते हैं उसको बोलते हैं। तो इस प्रकार से हमने इस चैप्टर को डिस्कस किया। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।